वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो पिछले वाले वीडियो में जो है हम बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट की। और हमने देखा था कि ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफाइट का ओरिजिन कैसे होता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे हुआ। ठीक है ना, क्या क्या चेंजेज हुए होंगे वीडियो के अंदर। और हमने ये भी देखा कि जायगोट जो होता है उस जायगोट में ही कुछ चेंजेज हुए हैं और उन चेंजेज की वजह से ही जो है पीढ़ियों में एकांतरण हुआ है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे, दो तरह के हमने देखे थे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जो कि श्रेष्ठकोवस्की के अनुसार हमने देखा कि एक तो एंथेटिक पीढ़ी होता है, एक तो एंथेटिक पीढ़ी प्रकार का होता है और दूसरा होमोलोगस प्रकार का होता है। ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें से हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया था एंथेटिक या इंटरपोलेशन या इंटरकैलरी थ्योरी। इसमें हमने देखा था कि ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। और इसमें पहली स्टेप थी आदिम स्थलीय पादपों की, दूसरा फिर विकास का चरण आया। ठीक है, उसमें जो है जायगोट था, वो जायगोट ने छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण किया और जो सेल थी उनका नंबर बढ़ गया था। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि जो विकास का थर्ड चरण था उसकी कोई अवस्था हमें नहीं मिली अभी तक। ठीक है, जो विकास का थर्ड चरण था वो एक परिकल्पना मात्र ही है, लेकिन वो भी एक स्टेप है, ऐसा हुआ होगा और होना जरूरी था। ठीक है, लेकिन उसका कोई जीवित सदस्य हमें नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद में चौथा चरण आया और वो जो चरण था वो ऐसा चरण था जिसने हमें बताया कि वास्तव में स्पोरोफाइट जो है वो ऐसे ही बना होगा। ठीक है, ठीक है, उसमें हमने देखा था रिक्शा का उदाहरण लिया था हमने और ये डायग्राम हमारा था। ठीक है, और ये एक चीज और हमने देखी यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसा हुआ कि पौधों को एक तो अच्छा पोषण मिलने लग गया था, दूसरा उनके अंदर बीजाणु का जो प्रकीर्णन था, है ना, तो बीजाणु का जो डिस्पर्सल है वो ज्यादा अच्छा था, सुविकसित था। इसलिए पौधों ने क्या किया, ये अपने अंदर एडेप्टेशन लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा सिद्धांत जो कि है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सेकंड थ्योरी और स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट जो है होमोलोगस प्रकार का। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या फिर होमोलोगस थ्योरी। ठीक है, समजात सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम किया था प्रिंगसिम ने। किसने किया था? प्रिंगसिम ने। और इसका जो समर्थन है वो किया था चर्च, जिमरमैन, इवांस, फ्रिश और बोल्ड। ठीक है, इन लोगों ने इसका समर्थन किया, इस सिद्धांत का। अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो सॉरी जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट हैं वो आपस में समान होते हैं तथा स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, मतलब जो गेमेटोफाइट है उससे डायरेक्टली स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है और स्पोरोफाइट से डायरेक्टली क्या हुआ है, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है। ये सिद्धांत हमें ऐसी चीजें बताता है। जो हमने पढ़ा है उसको हम एक साइड रखेंगे और इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। उस वो सिद्धांत अलग टाइप का है। ठीक है ना, एंटीथेटिक प्रकार का जो सिद्धांत है वो अलग टाइप का है, होमोलोगस जो सिद्धांत है वो अलग टाइप का है। अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों ही गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग प्रकार के जो स्पोरोफाइट बने हैं उनके आधार पर दो अलग अलग सिद्धांत बनाए गए हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमें दोनों को ही अलग अलग तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग तरीके से ही जानना पड़ेगा। अगर आपको पहले सिद्धांत याद हो गए हैं तो अब हमें उसको इसमें नहीं घुसाना है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? अगर हमने इसमें उसमें इसको उसको इसमें इंक्लूड कर दिया तो हमें ये सिद्धांत क्या लगेंगे, बेकार लगेंगे, मतलब निरर्थक लगेंगे। तो हमें इसमें नहीं लेना है उसको, इसको अलग ही तरीके से हमें पढ़ना है कि ये क्या करना चाह रहा है हमसे। ये यूँ कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट है और जो गेमेटोफाइट है वो दोनों समजात हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, उनकी उत्पत्ति भी एक ही चीज से होती है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो है उसकी उत्पत्ति करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समजात कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये यूं कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट है वो सीधा सीधा जो है गेमिटोफाइट में रूपांतरित हो गया। स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट में रूपांतरित हो गया और गेमिटोफाइट फिर से
स्पोरोफाइट में रूपांतरित हो गया। इस तरह से इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रूपांतरण के बाद। ठीक है, रूपांतरण को अगर हम यूँ समझे कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, साधारण मनुष्य है, नॉर्मल सा इंसान है, और वो जोकर बन जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल ह्यूमन है, और वो किसका रूप धारण कर लेता है? जोकर का। रहता तो वो क्या है? इंसान ही है, नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन दिखने में हमें कैसा दिख रहा है? जोकर जैसा दिख रहा है। तो इस नॉर्मल ह्यूमन ने इस जोकर में क्या कर लिया? अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि जो गैमेटोफाइट थे, उन गैमेटोफाइट ने क्या किया? सीधा सीधा रूपांतरण कर लिया किसके अंदर? स्पोरोफाइट के अंदर। ये सिद्धांत हमें ये बातें बताता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और ये भी बताता है कि देखो, जो स्पोरोफाइट होता है, उस स्पोरोफाइट में कोई गैमेट नहीं बनते। ठीक है, न ही उसके अंदर कोई मियोसिस होता है। सॉरी, मियोसिस तो होता है लेकिन गैमेट नहीं बनते। क्या नहीं बनते? गैमेट नहीं बनते। जब गैमेट नहीं बनते इसके अंदर, गैमेट तो गैमेटोफाइट में बन रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी गैमेटोफाइट में हो रहा है, यानी कि जनन जैसी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा सारा संसार चल रहा है। वो जनन जो फर्टिलाइजेशन वाला जो स्ट्रक्चर है, या गैमेट का फॉर्मेशन करने वाली जो संरचना है, वो केवल गैमेटोफाइट में बनती है, स्पोरोफाइट में नहीं बनती है। तो इस सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि जो स्पोरोफाइट है, वो वास्तव में न्यूट्रल प्रकार का है। ठीक है, जिसका केवल काम इतना सा है, बीजाणु उत्पन्न कर देना और फिर से अपना काम खत्म कर देना। और जो गेमिटोफाइट है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। गेमिटोफाइट का यहाँ पर महत्व है। गेमिटोफाइट में गेमिट का फॉर्मेशन होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, और फिर जायगोट वापस से जो है अपना डिवीजन करता है और वापस से उसी अवस्था में आ जाता है। जबकि जो स्पोरोफाइट होता है, वो स्पोरोफाइट का केवल काम बीजाणु उत्पन्न करना होता है। ठीक है, केवल स्पोरोफाइट बीजाणु उत्पन्न करने तक ही सीमित है, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस वजह से ये एक न्यूट्रल जनरेशन मानी गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें हमसे कही गई। तो मुख्य मुख्य चीजें मैंने आपको बता दी, फिर भी हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? प्रिंगसिप ने किया। और इसका समर्थन किसने किया? चर्च ने, जिमरमैन ने, इवांस, फ्रिश और बोल्ड ने। इन लोगों ने इसका समर्थन किया। ठीक है, ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों परस्पर कैसे हैं? समझाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, नॉर्मल ह्यूमन है और जोकर है तो वो ह्यूमन ही, लेकिन उसने किसका रूप धारण कर लिया? जोकर का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो गेमेटोफाइट है, वो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों कैसे हैं? समझाते हैं। इनकी उत्पत्ति समान है, संरचना इनकी समान हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे में रूपांतरित हो गए तो संरचना इनकी बदल जाएगी, मतलब इनका रूप जो होगा वो बदल जाएगा, लेकिन इनका जो उत्पत्ति है वो कैसी होगी? समान होगी। ठीक है, तथा स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट का ही एक सीधा रूपांतरण है, यानी कि जो जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट से ही बना है, डायरेक्ट रूपांतरित हुआ है, कोई बीच में कोई इस तरह का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बना। तो इस मत के अनुसार जो स्पोरोफाइट एक न्यूट्रल जनरेशन है। ठीक है, यानी कि ये कोई काम की संरचना नहीं है स्पोरोफाइट, जबकि हम ये मानते हैं टेरिडोफाइट के अंदर कि जो टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो मुख्य पीढ़ी होती है। ये माना है ना हमने स्टार्टिंग में जब टेरिडोफाइट को पढ़ा तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये मेन जनरेशन है किसकी? टेरिडोफाइट की। जो स्पोरोफाइट होता है मुख्य पीढ़ी होती है, जब गेमेटोफाइट को हमने मुख्य पीढ़ी नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, एक तरीके का ध्यान रखना है हमें। ये मानता है कि ये एक गौण पीढ़ी है, स्पोरोफाइट जो है वो एक गौण पीढ़ी है, वो क्या उसका केवल काम क्या है? बीजाणुओं को उत्पन्न करना ही उसका काम है। ठीक है, तो यहाँ ये कहता है कि स्पोरोफाइट एक न्यूट्रल जनरेशन है जिसका मूल कार्य केवल मात्र बीजाणु उत्पन्न करना है। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थन में निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं? देखो, पहला, समरूपी पीढ़ी एकांतरण का पाया जाना। समरूपी पीढ़ी एकांतरण, ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये रिक्शिया का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो दोनों पीढ़ियां होती है वो एक पर ही पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पर ये नीचे की तरफ में देखोगे आप तो ये गेमेटोफाइट है,
ये गेमेटोफाइट भी है, और इसी के ऊपर यहाँ पर ये जो थैलस है इसके ऊपर क्या लग रहा है आपका, स्पोरोफाइट लग रहा है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो ये समरूपी है, मतलब इनका जो स्पोरोफाइट है उसका भी रूप समान ही होता है, और जैसा कि जो गेमेटोफाइट होता है उसका भी लगभग समान आकार प्रकृति होती है। ठीक है, ये दोनों संरचनाएं जो होती है वो समान प्रकार की होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है, इनकी बाहर से अगर हम इनको देखेंगे, देखो ये स्पोरोफाइट है, देखो यहाँ पर ये है इसका स्पोरोफाइट जिसके ऊपर ये स्पोर लगा हुआ है। इसमें एक थैलस जो है वो स्पोरोफाइटिक थैलस है, और एक थैलस जो होगा ऐसा ही थैलस होता है रिक्सिया का, जो कि क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इस तरह को इसको इस चीज को ऐसे समझेंगे कि जो गेमेटोफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जो स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर स्पोरोफाइट लगा होता है, गेमेटोफाइट के ऊपर ही। ठीक है, बाद में ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, आगे चलते हुए अलग हो जाएंगे। अभी तो ये समान है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, अलग नहीं होंगे, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कुछ समानताएं हैं जो इनको अलग नहीं होने देती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये मत क्या कहता है कि इसके अनुसार दोनों पीढ़ियां समरूपी, एक दूसरे से स्वतंत्र और बाह्य संरचना में एक समान होती है। दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से स्वतंत्र है, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा तो वो इस गेमेटोफाइट से होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा तो इससे होगा। तो ये दोनों पीढ़ियां क्या है, एक दूसरे से समान है, संरचना में समान है हो सकती है, रंग रूप में समान हो सकती है, लेकिन कार्य जो होंगे इनके अलग अलग होंगे, एक दूसरे से ये स्वतंत्र है। ठीक है, बाह्य संरचना में एक समान हो सकती है। कालांतर में विकास हुआ, विकास प्रक्रिया के दौरान स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर स्थायी रूप से अटैच हो गया। जो गेमेटोफाइट था, जो गेमेट स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, ये गेमेटोफाइट के ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया। धीरे 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 ऐसी स्ट्रक्चरें बनी, तथा आंशिक रूप से गेमेटोफाइट पर आश्रित हो गया। आंशिक रूप से, क्योंकि पोषण जो लेना है वो इस स्पोरोफाइट को इस गेमेटोफाइट से ही लेना है, तो ये आंशिक रूप से इसके ऊपर आश्रित भी हो गया। इसके कारण स्पोरोफाइट की जटिलता क्रमशः हासित होती गई, स्पोरोफाइट धीरे धीरे हासित होता चला गया। ठीक है, ऐसा हमें मिलता है अल्बेसी के अंदर, क्लेडोफोरेसी के अंदर, एक्टोकार्पेल्स के अंदर और डिक्टोटेल्स के अंदर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरें मिलती है हमें, ये सेवालों के समान होती है, और इनके अंदर सेवालों के समान ही पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है सेवालों के समान ही इन अल्बेसी, क्लेडोफोरेसी, एक्टोकार्पेसी, डिक्टियोटेल्स, ऐसे जो सेवाल है इनके समान ही पीढ़ी एकांतरण जो है टेडोफाइट के अंदर पाया जाता है। कुछ टेडोफाइट जो होते हैं इस तरह का पीढ़ी एकांतरण शो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, समरूपता कहाँ से आ रही है, समरूपी पीढ़ी एकांतरण हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर हमें याद रखनी है, एक तो जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट पर स्थायी रूप से अटैच हो जाता है। ठीक है, और आंशिक रूप से उसके ऊपर आश्रित भी हो जाता है, और संरचना में ये समान हो सकते हैं, लेकिन कार्य में ये दोनों स्वतंत्र रहते हैं। गेमेटोफाइट गेमेट का फॉर्मेशन करता है और स्पोरोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह का जो पीढ़ी एकांतरण है वो कहलाता है समरूपी पीढ़ी एकांतरण। पहला सिद्धांत हो गया। दूसरी बात, बीजाणुद्भिद का पोषण। ठीक है, देखो वही आगे वापस ये बात, हमारा हिपेटोकॉप्सिडा यानी कि जो रिक्सिया है उसके अंदर, या एथेंसिरोप्टोसिडा, एंथे एथेसिरोप्टोसिडा या फिर ब्रायोप्सिडा। ठीक है, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो बिल्कुल सरल होता है। ठीक है, ये जो सरल स्पोरोफाइट होता है इसमें बहुत सी जगह पर क्या होता है, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट हमें यहाँ पर मिलता है, जो ये खुद ही क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से खुद ही अपना पोषण बनाना, भोजन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बात हमें ये बताती है कि जो पोषकता है वो भी इन पीढ़ियों में एकांतरित होती रहती है। ठीक है, कभी तो जो है स्पोरोफाइट भोजन के लिए गेमेटोफाइट को उपराशित रहता है, और या फिर वो कभी कभी क्या करता है, खुद ही अपना भोजन बना सकता है। तो ये इन्होंने अल्टरनेशन में ले रखा है। कैसे ले रखा है कि जब भोजन की आवश्यकता होती है स्पोरोफाइट को तो वो गेमेटोफाइट से ले सकता है। तो हमने पहले पहले वाले सिद्धांत पढ़ा था समरूपी में, कि इसको आंशिक रूप से ये जो स्पोरोफाइट होता है ये गेमेटोफाइट के ऊपर आश्रित रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो याद रखने वाली चीजें हैं ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से बात को समझना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना है दिमाग में। जो बात बताई जा रही है उसे ध्यान से समझें कि कहना क्या चाह रहे हैं हम,
और ये जो सिद्धांत है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, तो ये बताना चाह रहा है कि बीजाणुभिद का पोषण कैसे होगा। बीजाणुभिद पोषण कहाँ से लेगा, तो दो तरीके से वो पोषण ले सकता है। एक तो वो गेमेटोफाइट पर आंशिक रूप से आश्रित रहकर ले सकता है, जैसा कि समरूपी पीढ़ी के अंदर होता है, ठीक है। और दूसरा, वो खुद भी अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करके पोषण ग्रहण कर सकता है, यानी कि अपना खुद का भोजन वो बना सकता है, ठीक है। तो कभी तो वो गेमेटोफाइट पर आश्रित होगा और कभी वो खुद अपना भोजन बना लेगा। तो ये जो पोषण का जो तरीका है इसका, ये अल्टरनेशन में है, ठीक है ना। अल्टरनेशन में जब स्पोरोफाइट परिपक्व हो जाएगा तो उसको पोषण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो खुद नहीं बना सकता, उसको जरूरत पड़ेगी किसकी, गेमेटोफाइट की। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये है बीजाणुद्भिद का पोषण। दूसरा जो इसका मत है कि जो पीढ़ियां है, पीढ़ियों में जो एकांतरण है वो होमोलोगस प्रकार का है, या फिर वो जो है क्लोन प्रकार का है। जैसे कि हमने अभी बात की थी, हमने रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी कि इस तरह से इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। तो हेपेटोकॉप्सिडा या एथेसिरोप्टेसिडा या ब्रायोप्सिडा, इनके अंदर जो सरल स्पोरोफाइट होता है, सरल मतलब इनके अंदर जो स्पोरोफाइट पाया जाता है वो सरल पाया जाता है। इसके विभिन्न भागों में हरित लवक मिलते हैं और ये सीमित सीमा में खाद्य निर्मित कर सकता है। इसका एक निश्चित है, जब ये परिपक्व हो जाएगा, देखो नीचे का भाग जो दिख रहा होगा आपको ये हरा दिख रहा है और ऊपर का भाग जो है इसका डार्क दिख रहा है। तो यानी कि ये भाग तो इसका पोषण नहीं बनाएगा, भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा, नीचे वाला भाग जो है इसका भोजन का निर्माण करेगा। धीरे धीरे जब ये परिपक्व हो जाएगा तो ये पूरा इस तरह का हो जाएगा, ब्लैक कलर का, यानी कि भोजन नहीं बनाएगा। तो इसको भोजन किससे मिलेगा, फिर इस गेमेटोफाइट से ही मिलेगा, ठीक है। तो एक निश्चित सीमा में खाद्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इस लक्षण से ये इंगित होता है कि दोनों पीढ़ियों में एकांतरित अवस्थाओं में स्व पोषकता की मूल प्रवृत्ति एक समान है। दोनों ही स्व पोषण ग्रहण कर सकती हैं, और या फिर जो एक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी के ऊपर आश्रित भी रह सकती है, ठीक है। तो ये बीजाणुभिद का पोषण जो है ये भी इसको बताता है कि जो टेरिडोफाइट है उनके अंदर जो पीढ़ी एकांतरण है वो पीढ़ी एकांतरण समरूपी पीढ़ी एकांतरण, यानी कि होमोलोगस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण होगा, ठीक है। तीसरा सिद्धांत जो है, तीसरी चीज जो है, एक और उदाहरण है जो ये इंगित करेगा कि वास्तव में जो टेरिडोफाइट के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो समान प्रकार का है। कैसे है, आदिम जो टेरिडोफाइट है उनके जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में मिलने वाली संरचनात्मक समानता है। आप इसको देखोगे तो इस ये भी जो है दो भागों में बट जाता है, ठीक है, यानी कि ये भी डाइकोटोमस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और आप इसको देखोगे तो ये भी दो भागों में बट रहा है, यानी कि इसमें भी ब्रांचिंग सिस्टम बन रहा है। तो ये एक जो है ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट के अंदर जो ये खांच बन रही है, दो शाखाओं में बंटने वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे टेरिडोफाइट में ये बढ़कर ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा है, यहाँ पर इतनी सी बात है। तो जो आदिम टेरिडोफाइट है उनके पादपों में जो स्पोरोफाइट है उस पुराने वाले जो गेमेटोफाइट है उनसे काफ़ी समानता रखता है, ठीक है। जैसे कि साइलोटम है, ठीक है, ये मेसिप्टेरिस है, ओफियोग्लोसम है, लाइकोपोडियम है। इनके अंदर जो है शीर्षस्थ वृद्धि होती है, निरंतर शीर्षस्थ वृद्धि होती है, जिससे कि बेलनाकार द्विभाजी गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, ठीक है। ये द्विभाजी गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है और ये टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से द्विभाजी शाखन होना शुरू हो जाता है, दो 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 शाखाएं बनना शुरू हो जाती है, इस तरह से द्विभाजी हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शीर्षस्थ वृद्धि होती है, ये जो शीर्षस्थ है इसका शीर्ष भाग है, इसमें वृद्धि तेजी से होती है, तेजी से वृद्धि होने की वजह से ये शाखाओं में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्या है, गेमेटोफाइट है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, हमें साइलोटम के अंदर, लाइकोपोडियम के अंदर, ओफियोग्लोसम के अंदर, है ना। ये जो टेरिडोफाइट है इनके अंदर भी इसी तरह का जो गेमेटोफाइट है वो मिलता है, ठीक है। साइलोटम व राइनिया के स्पोरोफाइट के समान है, समझ में आई मेरी बात। साइलोटम के और राइनिया का जो स्पोरोफाइट होता है, ये राइनिया का स्पोरोफाइट है, उसी के समान है ये स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है। ओफियोग्लोसम की, ये ओफियोग्लोसम का है, ये कौन सा है, ओफियोग्लोसम। तो इसका जो जिसका जो गेमेटोफाइट है वो इसके स्पोरोफाइट के समान है या नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समानता जो है समजात सिद्धांत की पुष्टि करती है, यानी कि यहाँ पर जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के समान संरचना दर्शा रहा है।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक समान प्रकार के ही तरीके से या एक समान कोशिकाओं से ही ये निर्मित हो रहे हैं, इसलिए ये समजात कहलाते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ जो है वो सिद्धांत हमें और ज़्यादा चीज़ें बता देता है इसके अंदर, कि वास्तव में ये जो गेमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है, इनके बीच में जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हुआ है वो कुछ स्पेसिफिक लक्षण इन्होंने अपने अंदर ग्रहण किए हैं, जैसे एपोगेमी है, एपोस्पोरी है, उसकी वजह से ये लक्षण इसके अंदर आए हैं और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो टेरिडोफाइट पादपों में जो गेमेटोफाइट होते हैं उनमें वाहिनिकाओं की उपस्थिति। अब गेमेटोफाइट में वाहिनिकाएं क्या लेने आएंगी? नहीं आएंगी ना। गेमेटोफाइट तो एक थैलस टाइप की स्ट्रक्चर है, उसमें पोषण लेने के लिए, मतलब जो जल है उसको ग्रहण करने के लिए केवल राइजोम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? राइजोम की आवश्यकता होती है। और जो राइजोम होते हैं वो सीधे कोशिकाओं के अंदर जल पहुंचा देते हैं और वहां से वो पूरे टिश्यू के अंदर जो थैलस होता है, ये जो थैलस है पूरे थैलस में इन कोशिकाओं के थ्रू, यहाँ पर जो राइजोम लगे हुए हैं, इन राइजोम से इन कोशिकाओं के अंदर ये जल पहुंच जाएगा। तो इसमें वाहिकाओं की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल टू सेल ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो टेरिडोफाइट के जो गेमेटोफाइट होते हैं उनके अंदर यहाँ पर इसका जो पिछले वाला जो भाग होता है, इसके अंदर जहाँ पर एपिकल ग्रूव होता है, इसके जस्ट ठीक पीछे ये एपिकल ग्रूव होता है, इसको बोलते हैं एपिकल खांच। जैसे ये यहाँ पर बन रही है तो बाद में ये एपिकल खांच बन जाएगी आगे चलकर। ठीक है, ये देखो इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये एपिकल खांच है। आगे जब ये खुद ग्रोथ करेगा, ये ग्रोथ करेगा तो इसके अंदर भी इस तरह से एपिकल खांच बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर एपिकल खांच है उसके पीछे की तरफ में वाहिनिकाएं पाई जाती है। तो ये वाहिनिकाएं क्या शो कर रही है? वाहिनिकाएं शो कर रही है स्पोरोफाइट को। स्पोरोफाइट से समानता ये दर्शा रहा है क्योंकि स्पोरोफाइट में वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होती हैं, मतलब वाहिनिकाएं होती हैं, और ये जो वाहिनिकाएं होती हैं ये वाहिनिकाएं जल को नीचे से ऊपर की तरफ में ले जाने का काम करती है, जिससे हमारा स्टेलर सिस्टम बना है। ठीक है, चलिए तो स्टेल जो था उसके अनुसार फर्न के गेमेटोफाइट में एपिकल ग्रूव के ठीक पीछे की ओर वाहिनिकाओं का पाया जाना, जबकि गेमेटोफाइट में तो कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर वाहिकाएं पाई जाती है, पाया जाना एपोगेमी का एक स्पष्ट और उत्तम प्रमाण है। ठीक है, अपयुग्मकता, एपोगेमी को क्या बोला जाता है? अपयुग्मकता, यानी कि ये वाहिकाएं मिलना, ये वाहिकाएं जो मिल रही है ये बता रही है कि इस पौधे को युग्मक बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी कम हो गया है, जल कम हो गया, और इस जल को जो है नीचे से ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भी कहानी है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जल जो है, वाटर जो है वो रिड्यूस हो गया, कम अमाउंट होने लगे एनवायरनमेंट में, तो उस एनवायरनमेंट से वाटर को खींचने के लिए वाहिकाओं की आवश्यकता है, तभी वो जाकर पूरे के पूरे टिश्यू के अंदर या पूरे के पूरा जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर ट्रांसप्लांट हो पाएंगे। वाटर जो है वो सभी पूरे के पूरे टिश्यू के अंदर या पूरा का पूरा जो आपका थैलस है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। अगर वाहिकाएं नहीं होंगी तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पानी को नीचे से ऊपर की तरफ में सक करना है, ऊपर लेके आना है। तो वाहिनिकाओं का पाया जाना क्या बता रहा है? वाहिनिकाओं का पाया जाना बता रहा है कि एपोगेमी। एपोगेमी क्यों होगी? क्योंकि जब वाटर ही नहीं होगा भाई, तो गेमेट का फॉर्मेशन करके क्या करेंगे हम? वाटर की अगर कमी होगी तो गेमेट का फॉर्मेशन होगा, तो उनका फर्टिलाइजेशन विदाउट वाटर होना नहीं है। तो विदाउट वाटर जब फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है तो फिर गेमेट बनाकर भी क्या करेंगे? ठीक है ना, तो इसलिए ये धीरे धीरे एपोगेमी की तरफ में बढ़ने लग गए थे। ठीक है, अपयुग्मकता कहा जाता है, एपोगेमी को हिंदी में बोलते हैं अपयुग्मकता, यानी कि युग्मकों का नष्ट होना, युग्मकों का कोई उपयोग नहीं होना, इसे बोला जाता है अपयुग्मकता या एपोगेमी, जिसमें गेमेट तो बनते हैं लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई होगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसके जो पीछे वाला भाग है इसमें वाहिनिकाएं बनना शुरू हो गई होंगी। ठीक है, तो ये एपोगेमी का एक स्पष्ट और उत्तम प्रमाण है। ये लक्षण दो पीढ़ियों में परस्पर संरचनात्मक समानता को भी दर्शा रहा है। ये जो गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट फर्न का गेमेटोफाइट है, और इसके अंदर जो वाहिकाएं हैं ये बता रही है कि ये टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट से क्या रखता है? समानता रखता है। ठीक है, तो ये चार चीजें थी जो इसको प्रमाणित कर सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पांचवी चीज, जिसको हम बोलते हैं अपयुग्मकता या फिर अपबीजाणुकता। ये भी हमें बताएगी कि जो स्पोरोफाइट है उसका परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पांचवी जो इसकी बात है, होमोस्पोरस टाइप के जो पीढ़ी एकांतरण है उसकी बात है, तो पांचवा जो सिद्धांत है
मतलब पांचवी जो थ्योरी है या पांचवा जो उदाहरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूर्ण रूप से इस सिद्धांत को संतुष्ट कर देगा कि वास्तव में होमोस्पोरस प्रकार का पीढ़ी कार्तरण भी पाया जाता है। ठीक है, और ये बताता है हमें अपयुग्मकता और अपबीजाणुकता की बदौलत। ठीक है, देखिए अपयुग्मकता किसे कहते हैं, माने कि एपोगेमी किसे कहा जाता है, बिना युग्मक संयोजन के गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट का परिवर्तन हो जाए। जनरली तो क्या होगा कि जो आपका स्पोरोफाइट है, देखो यहाँ पर समझते हैं हम कि हमारा ये गेमिटोफाइट है। ठीक है, गेमेटोफाइट में एक एंथ्रीडिया बनता है और एक आर्किगोनिया बनता है, एक मेल गेमेट बनता है और एक फीमेल गेमेट बनता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है जिससे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट बन जाता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाता है, जाइगोट बनता है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है जनरली। ठीक है, और वापस से ये रिवर्स होता है, रिवर्स ऐसे होता है कि ये बीजाणु बनाता है और बीजाणु वापस से उगते हैं और गेमेटोफाइट बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर चलती है। लेकिन क्या हो, एपोगेमी किसे कहेंगे, अगर सीधा डायरेक्ट जो गेमेटोफाइट है वो गेमेटोफाइट ये जो है गेमिट का फॉर्मेशन ना करे, और करे भी तो इनका संयोजन आपस में ना हो, यानी कि ये स्टेज नहीं आए, बीच वाली स्टेज नहीं आए, और सीधा ये जो गेमेटोफाइट है ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे कहा जाता है एपोगेमी। यानी कि बिना युग्मक संलयन के या बिना युग्मक के फर्टिलाइजेशन के गेमेटोफाइट से सीधा सीधा स्पोरोफाइट बने। ठीक है, तो यहाँ पर कोई गेमेटोफाइट है। ठीक है, गेमेटोफाइट है और ये सीधा किस में बदल रहा है, स्पोरोफाइट में बदल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपोगेमी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एपोगेमी बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि गेमेटोफाइट की किसी भी कोशिका या ऊतक से स्पोरोफाइट का परिवर्तन हो सकता है। जब डायरेक्ट होगा तो ये एक प्रकार का कायिक जनन होगा। डायरेक्ट अगर यहाँ का कोई टिश्यू लिया हमने, इससे कोई कोशिका ली और उस कोशिका से सीधा डायरेक्ट स्पोरोफाइट बना दिया, तो इसका मतलब है कि आपने क्या कर लिया, एपोगेमी कर ली। गेमेट का फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं, तो गेमेट का नहीं बनना या गेमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होना क्या कहलाता है, एपोगेमी कहलाता है। ठीक है, मेन चीज है फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से परिवर्तित स्पोरोफाइट क्या होता है, अगुणित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गेमेटोफाइट है वो क्या है, अगुणित प्रकार का है। और उस अगुणित प्रकार के गेमेटोफाइट से, क्योंकि ये किससे बना है, एन प्रकार के बीजाणुओं से बना है, तो एन प्रकार के बीजाणुओं से बना हुआ है तो ये भी एन प्रकार का ही होगा। और इस एन प्रकार की कोई भी कोशिका से अगर स्पोरोफाइट बनता है तो वो भी क्या होगा, एन प्रकार का ही होगा। तो इसलिए इस तरह से अगर कोई स्पोरोफाइट बनता है तो वो कैसा होगा, अगुणित होगा। तो याद रखना, एपोगेमी के द्वारा बनने वाले स्पोरोफाइट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, किसके बराबर होती है, तो वो उसके गेमेटोफाइट के बराबर ही होती है। यानी कि अगर एन प्रकार का गेमेटोफाइट है तो एन प्रकार का ही स्पोरोफाइट बनेगा, किसके द्वारा, एपोगेमी के द्वारा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब एपोस्पोरी की बात करें तो एपोस्पोरी जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, एपोगेमी तो हमें समझ में आएगा, ये एपोगेमी हो रही है कि सीधा डायरेक्ट जो है आपका जो गेमेटोफाइट है वो गेमेटोफाइट किस में बदल रहा है भाई, स्पोरोफाइट में बदल रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम बोलेंगे एपोगेमी। लेकिन एपोगेमी का उल्टा होता है एपोस्पोरी, जिसे बोला जाता है अपबीजाणुकता। अपबीजाणुकता क्या होती है, देखो 2 नंबर का इक्वेशन है हमारा, एपोगेमी और एपोस्पोरी। ठीक है, तो ये अलग से टॉपिक भी है, तो इसको मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान से समझ सके इसको। ठीक है, और पूरा इसी में है इसका वर्णन, इसके बाद हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अलग से कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसी में कर रहे हैं, जो भी कहानी है हम इसी के अंदर कर रहे हैं, इसी टॉपिक के अंदर, एपोस्पोरी और एपोगेमी के बारे में। ठीक है, तो एपोगेमी जो है, एपोगेमी का उल्टा क्या है, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होगा, इसमें जो स्पोरोफाइट होगा किसी भी प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण नहीं करेगा, मतलब ये जो बीजाणु वाली संरचना है, जो हेप्लॉइड स्पोर वाली स्ट्रक्चर है, ये नहीं होगी, और ये सीधा किस में बदल जाए, गेमेटोफाइट में बदल जाए, बिना किसी बीजाणु के निर्माण के, तो फिर वो कहलाएगा एपोस्पोरी। मतलब यहाँ पर बीजाणु नष्ट हो गया, बीजाणु की कमी हो गई, और एपोगेमी के अंदर गेमेट की कमी हो गई, यानी कि फर्टिलाइजेशन की कमी हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, एपो का मतलब कमी है। तो इसमें स्पोरोफाइट से बिना बीजाणु के गेमेटोफाइट का परिवर्तन होता है। इसमें जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट की किसी भी कोशिका या ऊतक से गेमेटोफाइट का परिवर्तन हो सकता है। ये जो स्पोरोफाइट है इसकी कोई सी भी कोशिका गेमेटोफाइट बना सकती है। ठीक है, इसमें मियोसिस
अवस्था अनुपस्थित होती है। मियोसिस क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि भाई ये खुद ही एन प्रकार का है, ये खुद ही क्या है, एन प्रकार का है। जब एपोगेमी के थ्रू जब ये स्पोरोफाइट बना, तो ये एपोगेमी के थ्रू बनाया, तो ये एपोस्पोरी के थ्रू ही जो है वापस से गेमेटोफाइट बनाएगा। जो स्पोरोफाइट बनाए वो वापस से एपोस्पोरी के थ्रू क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मियोसिस होने का तो कोई चांस है ही नहीं। यहाँ पर माइटोसिस हो सकता है, मियोसिस नहीं हो। ठीक है, अनेक ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में एपोस्पोरी तथा अनेक टेरिडोफाइट में एपोगेमी मिलती है। एपोस्पोरी तो हमें किस किस में मिलती है, ब्रायोफाइट में भी मिलती है और टेरिडोफाइट में मिलती है, जबकि एपोगेमी जो है वो हमें टेरिडोफाइट में भी मिलती है, टेरिडोफाइट में ही मिलती है। ठीक है, ये दोनों अवस्थाएं समजात सिद्धांत की पुष्टि करती है। ठीक है, समजात सिद्धांत हो गया ना, देखो इसी से उत्पत्ति हुई है स्पोरोफाइट की, और इसी से डायरेक्ट ये क्या बन सकता है, गेमेटोफाइट बन सकता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत जो है समजात सिद्धांत की पुष्टि करता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब जो है हम बात करेंगे हमारे जो मेन जो टॉपिक हैं, दो बड़े बड़े से लाइकोपोडियम और जो है शायद या तो हम लाइकोपोडियम की बात कर लेंगे या फिर कोई दूसरा देख लेंगे जो ज़्यादा सीधा होगा। पहले हम उसको पढ़ेंगे, बाद में थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको कोई भी समस्या है इसके अंदर तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको एक बार से फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।